नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एससीओ सम्मेलन में वैश्विक शांति और सुरक्षा पर रखेंगे भारत का दृष्टिकोण। चीन और रूस सहित कुछ भागीदार देशों के समकक्षों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। ट्रंप के अनुसार अगले सप्ताह ईरान के साथ परमाणु वार्ता करेगा अमेरिका। अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर क्षति पहुंचाने का दावा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन पर लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेगा ड्रैगन अंतरिक्ष यान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ में बहने से 2 लोगों की मौत, 6 लापता। कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मॉनसून का इंतजार। और इस बार राजस्थान करेगा नवंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। 200 यूनिवर्सिटी के 4000 से ज्यादा एथलीट दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत, चीन, रूस और कई मध्य एशियाई देशों को शामिल करने वाला एससीओ क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और संवाद पर केंद्रित है। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रहार के अनुरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ बैठक में संगठन के सिद्धांतों के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में भारत के दृष्टिकोण पर भी जोर देंगे। राजनाथ सिंह के क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त और सतत प्रयासों का आह्वान करने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कल चीन के किंगदाओ हवाई अड्डे पर पहुंचने पर चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने उनका स्वागत किया। रणनीतिक दृष्टिकोण से रक्षा मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो एससीओ रक्षा मंत्री की ये बैठक हो रही है। ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि तमाम नीतिगत जो फैसले हैं वो इस बैठक से लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दिशा निर्देश भी यहाँ से आगे आने वाले समय के लिए, बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए जो तमाम रक्षा मंत्री हैं वो लगातार आगे इस पर काम करते हुए नजर आएंगे क्योंकि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच ये सहयोग सहित कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होने की उम्मीद है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, चाहे आतंकवाद हो या इसके अलावा और भी तमाम जो समस्याएं वैश्विक पटल पर चल रही हैं, उसमें किस तरह से रक्षा क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत करना है, इसके अलावा किस तरह से नीतियां बनानी है, किस तरह से रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए आने वाले भविष्य को और ज़्यादा उज्ज्वल बनाना है, इस पर लगातार कवायदें जो हैं वो चलती हुई नज़र आ रही हैं इस मामले को लेकर। और इससे जुड़े हुए तमाम जो अलग अलग बिंदु हैं उन पर ये वार्ता बेहद अहम है। और आइए राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे वहीं का रुख करता है। I would also like to congratulate Belarus for joining the SCO family as a new member. Excellency, the world we live in is undergoing a drastic transformation. Globalization, which once brought us closer together, has been losing momentum. The weakening of the multilateral systems has made it harder to address urgent challenges, from maintaining peace and security to rebuilding economies after the pandemic. At the same time, competition between major powers is intensifying, with trade and technology being
increasingly used as tools in geopolitical rivalries. Excellency, India believes that the reformed multilateralism can help build cooperation to prevent conflict between countries by creating mechanisms for dialogue and collaboration. No country, however, large and powerful, can manage alone. In fact, the very idea of the global order, or indeed of multilateralism, is the assumption that nations have to work with each other for their mutual and the collective benefit. This is also reflective of our age-old Sanskrit saying, Shrem Sarva Jana Sukhino Bhavantu, which implies peace and prosperity to all. Excellency, it is in the context of the current uncertain geopolitical scenarios that the role of SCO becomes very important today. SCO member countries contribute around 30% of the global GDP, while about 40% of the world's population resides in them. We therefore have a collective stake to create a safe, secure and stable region that can contribute towards progress and improvement of our people's lives. Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RADS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism and extremism, issued during India's chairmanship, symbolizes our shared commitment. Excellency, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from transnational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. These threats do not respect national boundaries, and they demand a unified response rooted in transparency, mutual trust and collaboration. India reaffirms its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations. On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot
after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. Excellency, India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. India has been consistent and steadfast in its policy in support of peace, security, and stability in Afghanistan. Our immediate priorities in Afghanistan include providing humanitarian assistance to Afghan people and contributing to Afghanistan's overall developmental needs. As Afghanistan's largest regional development partner, India continues to implement capacity building initiatives for the Afghan people. Excellencies, the COVID-19 pandemic has laid bare the fact that the pandemics recognize no boundaries and that no one is safe till everyone is safe. This is a warning sign of how non-traditional security challenges like pandemics, climate change, food and water security, and associated societal disruption can impact our people's lives. These emerging challenges cannot be addressed without responsible policies and cooperation among nations. India's initiative on Coalition for Disaster-Resilient Infrastructure aims not only at promotion of disaster-resilient infrastructure, but also infrastructure risk management, standards, financing and recovery, etc. It is also an example of how countries are coming together to create and share capabilities to deal with humanitarian assistance and disaster relief. We have affirmed this intent through our policy through the acronym SAGAR, which implies security and growth for all in the region, and India's expanded vision Mahasagar, meaning mutual and holistic advancement for security and growth across regions. Security and stability are most essential components to create a conducive environment for growth and economic development of the region. India has sought to build consensus on dealing with global challenges on the basis of motto One Earth, One Family, One Future, which is founded on our civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Mutual understanding and mutual benefit must be our guiding principles. India supports greater cooperation and mutual trust among SCO members. We should collectively aspire to fulfill the aspirations and expectations of our people as well as tackle today's challenges. We must all be in lockstep
in our endeavor in strengthening stability and security in our neighborhood. Excellency, I am optimistic that the two-day discussions would help us to deepen the understanding of our shared security challenges and explore new areas for future cooperation in the defense and the security fields. Thank you very much, Excellency. 谢谢辛格部长阁下。 तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। एससीओ रक्षा मंत्रियों की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण, चीन में ये पूरी बैठक हो रही है और ऐसे में तमाम नीतिगत जो निर्णय हैं वो यहाँ से लिए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी वारदात हुई उसके बाद सीमा पार में किस तरह से घुसकर मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को दिया गया है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। और इसके अलावा भी आतंकवाद की कमर किस तरह से तोड़ी जा रही है, इसको लेकर लगातार जो भारत है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर आगे काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पहलगाम को लेकर और आतंकवाद को लेकर जिस तरह से जो रणनीतियां भारत सरकार ने बनाई वो आतंकवाद की जो कमर तोड़ने के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और इसके अलावा भी तमाम हमने महत्वपूर्ण जो बातें देखी हैं, लगातार हमने देखा है जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर एक बड़ा संदेश और एक बड़ा मंत्र देखने को मिला है। और आने वाले समय में भी हम देख पा रहे हैं कि वैश्विक पटल पर आतंकवाद की कमर किस तरह से तोड़नी है, इसको लेकर तमाम नीतिगत निर्णय जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और इसीलिए ये रक्षा मंत्रियों की ये जो बैठक है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम कट्टरपंथी ऐसे हैं जिन पर लगाम लगाना, नकेल कसना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी है। और इसी को लेकर ये तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रखी गई हैं। तो भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे को किस तरह से नष्ट किया, ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और लगातार हमने देखा है कि जो सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और किस तरह से कमर तोड़ी गई आतंकवाद की, किस तरह से उनके कृत्यों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ये लगातार हमने देखा है। और इसके अलावा भी तमाम महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। जीरो टॉलरेंस की नीति वैश्विक पटल पर किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैश्विक पटल पर किस तरह से इस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये लगातार देखा जा रहा है। और इसी को लेकर जो नीतिगत निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, साफ तौर पर बड़ा संदेश एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है वही संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे गौरव, जो एससीओ का गठन हुआ था, एससीओ का गठन का एक मतलब ये भी था कि जो रीजनल कंट्रीज है वो रीजनल कंट्रीज के बीच में सुरक्षा के मसले पर सहयोग हो। और जिस तरीके से आतंकवाद ने जो पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा को तबाह किया है, उस आतंकवादी जो प्रवृत्तियां हैं, उस आतंकवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ राजनाथ सिंह ने एससीओ की इस डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में आवाज बुलंद की है। और निश्चित तौर पे इसका एक संदेश गया है, क्योंकि एससीओ का सदस्य पाकिस्तान भी है और एससीओ का सदस्य पाकिस्तान होने की वजह से राजनाथ सिंह ने पहलगाम की जो घटना है उस घटना का भी जिक्र किया और एससीओ के सारे जो सदस्य देश है उस सारे सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित किया कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी फलते फूलते हैं और उसके बाद भारत में आकर कार्रवाई करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान की बात की, क्योंकि अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान की वजह से परेशान है और अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ कई तरह की कार्रवाइयां की गई हैं पिछले दिनों। और अफगानिस्तान भी लगातार इस बात की शिकायत करता रहा है कि पाकिस्तान उसके यहाँ जो बना है एक सरकारी ढांचा उसको तंग करने की, तबाह करने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पे एससीओ में जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कही है उसका एक मतलब ये है कि आप सभी देशों को इस बात को समझना चाहिए कि एससीओ में एक मत बने कि आतंकवाद के खिलाफ सारे देश एक दूसरे का सहयोग करें, आतंकवादी एक दूसरे के यहाँ आतंकवादी हमले न कराएं, एक दूसरे के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा न दें और अपने यहाँ किसी भी तरह की आतंकवादी हरकतों को बर्दाश्त न करें, आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करें। इस बात का संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में दिया है। जी, ऐसे में अखिलेश, एक बात तो निर्णायक तौर पर देखी गई है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर तो आगे तमाम देश बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की उसमें अग्रणी भूमिका साफ तौर पर नजर आ रही है।
आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद की कमर तोड़ने को लेकर और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर तमाम निर्णायक जो बैठकें हैं वो लगातार चल रही है। ऐसे में एससीओ की ये रक्षा मंत्रियों की बैठक किन किन मायनों में सबसे ज्यादा प्रभावी होगी और आगे आने वाले समय में इसकी प्रभावशीलता देखने को मिलेगी? देखिए, एससीओ की बैठक का प्रभाव ये है कि देखिए 10 सदस्य हैं, उसमें भारत, चीन, रूस के अलावा ईरान, पाकिस्तान जैसे भी देश है, सेंट्रल एशियन देश हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो एकदम जुड़े हुए सारे देश हैं, जुड़े हुए सारे देशों का एक संगठन है जो कि और वो लैंड रूट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस लैंड रूट से जुड़े होने का मतलब ये है कि अगर एक भी जगह आतंकवाद को पल्लवित पुष्पित किया गया तो उसका प्रभाव सभी सदस्य देशों पर पड़ेगा, सभी क्षेत्रीय जो देश है उन सारे देशों पर पड़ेगा। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने सीमा पर आतंकी ढांचे को नष्ट किया। उन्होंने साफ साफ इस बात की का जिक्र किया अपने भाषण में कि उन्होंने सीमा पार आतंकवादी जो ढांचे थे उसको नष्ट किया। तो यह एक संदेश है पाकिस्तान के खिलाफ, और यह एक तरीके का मैसेजिंग है पूरी जो सारे सदस्य हैं उनके लिए भी कि अगर आपका सीमा पार कोई आतंकवाद पल्लवित पुष्पित हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आपको हक है। और इस हक को लेकर राजनाथ सिंह ने इस बैठक में अपनी आवाज बुलंद की है और उन्होंने एक तरीके से दिया है, सारे सदस्य देशों को एक तरीके से गाइडलाइन दिया है कि अगर सीमा पार आतंकवाद कोई फल फूल रहा है, आपके खिलाफ कोई आतंकवादी कार्रवाई हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है लगातार, तो उसको नष्ट करना चाहिए। अब देखना है कि अभी जो और भी सदस्य बोलेंगे उन सदस्यों की क्या अपनी अपनी राय होती है, लेकिन अपनी तरफ से तो रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। और जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि आतंकवाद अगर अंदर हो या आतंकवाद बाहर से आता हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ जो भरपूर कार्रवाई है भरपूर कार्रवाई करेंगे। और ऐसे में अखिलेश, क्या कोई बुनियादी ढांचा भी यहाँ से रक्षा क्षेत्र को लेकर बनता हुआ नजर आएगा जिससे जो नीतिगत निर्णय हैं उनको लेने में आसानी और साफ तौर पर आतंकवाद और के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं वो तो नजर आएगी, इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है इस बैठक में जिससे रक्षा क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर रक्षा तंत्र को मजबूत करने में और ज्यादा यहाँ पर कारगर साबित होती हुई ये पूरी बैठक नजर आएगी? देखिए, निश्चित तौर पे आतंकवाद के खिलाफ एक ढांचा है एससीओ के अंदर और उस ढांचे के तहत बातचीत लगातार होती है, कोशिशें लगातार होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के जो प्लूरिलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें कि सारे सदस्य देश जो हैं समान अधिकार रखते हैं, समान उनका महत्व होता है, तो ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ कोई कारगर नीति नहीं बन पाती है, इसलिए कि क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक देश भी इसमें शामिल हो गया है और वह देश है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके का जो पूरा आतंकवाद के खिलाफ जो ढांचा है उस ढांचे से अपेक्षित कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन निश्चित तौर पे भारत जो है इसमें आतंकवाद के खिलाफ लगातार अपनी बात कहता रहता है। आतंकवाद के खिलाफ जितनी भी बैठकें होती हैं, जितनी भी सुरक्षा और रक्षा संबंधी बातें होती हैं उन सारों में शामिल होता है। लेकिन अब इसकी एक सीमा हो जाती है क्योंकि हर सदस्य का अपना एक राइट होता है और उसी राइट के आधार पर आपको उसी सीमा के अंदर कार्रवाई करनी होती है, उसी सीमा के अंदर कोई भी जो निर्णय लिए जाते हैं। अब निश्चित तौर पे जब तक इस इलाके में एक ऐसा सदस्य है जो कि आतंकवाद को उसने अपने देश की नीति बना के रख लिया है और उसमें अब उनको समर्थन मिल जाता है एक देश की तरफ से, निश्चित तौर पे समर्थन उनको चीन की तरफ से मिलता है, तो ऐसे में एक सीमा बन जाती है, किसी भी संगठन की एक सीमा बन जाती है। आपने देखा कि सार्क कैसे निष्प्रभावी होता चला गया पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से। एससीओ के समय भी ये भय था कई देशों को, भारत ने भी इस बात को कहा था कि अगर पाकिस्तान को शामिल करेंगे तो उससे फिर यही स्थिति होगी। सारे रणनीतिक जो एक्सपर्ट हैं सबने बोला था, लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में लोग बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं तो उस बैलेंसिंग को कोशिश के तहत पाकिस्तान को लाया गया। अब कितना प्रभावी होगा यह किसी को नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान अपनी रणनीति जब तक नहीं बदलेगा तब तक आतंकवाद के खिलाफ इस रीजन में सभी देशों को अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो मित्र मिलेंगे वो मित्र मिलेंगे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन निश्चित तौर पे एक माहौल तो आतंकवाद के खिलाफ बनेगा और भारत ने भी एक माहौल बनाने की लगातार कोशिश की है। और आज जब वो चीन में है
जिससे कि चीन को माना जाता है कि पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान को सहयोग करता है, तो उस चीन में जाकर इस बात को कहना, पाकिस्तान के सामने भी इस बात को कहना निश्चित तौर पे एक प्रभावी कदम है और देखना है कि अन्य देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में एससीओ रक्षा मंत्रियों की ये बैठक कई मायनों में बहुत निर्णायक और आने वाले समय में भविष्य के निर्माण के लिए एक नीतिगत निर्णय यहां से लेते हुए नजर आएंगे, जिससे आने वाले समय में रक्षा तंत्र जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।